वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। लोकसभा चुनाव के आखिरी और 7वें चरण में 57 सीटों पर मतदान होगा। 1 जून को होने वाले 7वें चरण में भले ही सीटें कम हैं, लेकिन इसमें कई हॉट सीट और दिलचस्प मुकाबले हैं। इसमें यूपी की वाराणसी सीट भी शामिल है। इस दौर में पंजाब और हिमाचल की सभी सीटों पर चुनाव होना है। चक्रव्यूह के इस अंतिम द्वार को भेदने के लिए सियासी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। पीएम मोदी और योगी ने पूर्वांचल में ताबड़तोड़ सभाएं करके इलाके को मथने की कोशिश की है। बिहार में तेजस्वी भी अपनी सभाओं का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। उधर विपक्ष ने भी बिसात बिछाई है। पंजाब हिमाचल की सभी सीटों पर भी चुनाव होना है। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे कि आखिर इस आखिरी चरण के लिए क्या दांव, क्या पेच लगाते हुए राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं, कितना ज्यादा उम्मीद के साथ लबरेज हैं, कितना विश्वास है, किन बड़े मुद्दों के साथ इस आखिरी चरण के लिए दांव लगाना अब कितना आसान होता हुआ, कितना मुश्किल होता हुआ राजनीतिक दलों के लिए नजर आ रहा है। आज खास तौर पर इसी पर चर्चा। तो अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे जानेंगे कि आखिर इस आखिरी चरण में, क्योंकि वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे हुए हैं, उनका मुकाबला कैसा रहता है और पूर्वांचल को जिस तरीके से मथने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उसका क्या असर देखने को मिलता है, ये खास रहेगा। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की भी सीटों पर चुनाव होना है। पंजाब में मुकाबला बेहद ही ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि पंजाब में जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के दल हैं वो टक्कर लेते हुए एक दूसरे से नजर आते हैं। तो ऐसे में ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है कि बड़े मंच पे दिल्ली में एक साथ, लेकिन पंजाब में दूरी। तो आखिर इससे क्या समीकरण बदलते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो स्टार प्रचारक लगातार प्रचार कर रहे हैं। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होना है और ऐसे में कई दिग्गजों की साख दांव पर रहेगी। सबकी नजर कहीं ना कहीं पूर्वांचल की वाराणसी सीट पर भी रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे हुए हैं। हिमाचल की मंडी सीट, जहां से अभिनेत्री कंगना रनौत मैदान में है, वहां पर कैसा मुकाबला होता है। तो दिलचस्प ये 7वां चरण है और इसके लिए लगातार जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जहां इंडिया गठबंधन के भी तमाम दल एक साथ आ चुके हैं और लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस आखिरी चरण के लिए बड़े बड़े दावे भी देखने को मिल रहे हैं। हर राजनीतिक दल यही कह रहा है कि बहुमत का आंकड़ा तो इन 5-6 चरणों में ही पार कर लिया गया है, लेकिन आखिर हकीकत क्या है, ये तो 4 जून को इसका फैसला होगा। लेकिन फिलहाल इस आखिरी चरण में कैसा ये मुकाबला रहता है, ये देखना खास रहेगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूं। हमारे साथ महेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रखर सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं और अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत खास हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत करती हूँ महेश वर्मा जी आपके साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बिसात बिछा रही है, 7वां चरण है, आखिरी चरण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई दिग्गजों के साख दांव पर रहेगी। इस आखिरी चरण के लिए क्या ताकत, क्या वो ट्रम्प कार्ड आप लोग निकालने वाले हैं? देखिए, ट्रम्प कार्ड स्वाभाविक है और उसमें कोई बनावटी नहीं है, कोई किसी प्रकार से उसमें कोई छदम नहीं है, किसी प्रकार से गुमराह करने वाला नहीं है, दुष्प्रचार के तहत कोई बात नहीं कही जा रही है, कोई प्रोपगंडा नहीं किया जा रहा है, कोई इस तरह की बात नहीं कही जा रही है जो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, कोई ऐसा बात नहीं बताई जा रही है जो कि कहीं जनता को दिखाई नहीं दे रही है। अब भ्रष्टाचार का मामला ले लीजिए, कांग्रेस के नेता जो है सारा टॉप लीडरशिप ही बेल पे है, वहां सजा याफ्ता अपराधी के रूप में राहुल गांधी हैं, यहाँ केजरीवाल को देख लीजिए, वहां हेमंत सोरेन को देख लीजिए, ममता को देख लीजिए। तो ये तमाम लोग हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपने विचारों को रखा, वो स्वाभाविक रूप से इन लोगों को आज की डेट में अगर ये राजनीति में बने रहे तो देश की डेमोक्रेसी, कहीं लोकतंत्र खतरा में 100% पड़ेगी। क्योंकि आज देखिए, केजरीवाल का तो खुलेआम सरेआम ये कहना है कि देश में कोई कानून है ही नहीं। अगर वो आतंकवादियों से पैसा लेके आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते हैं और हम फिर भी कहते हैं कि नहीं, इस देश में जो है इस तरह की राजनीतिक रिलेवेंसी बनी हुई है या इस तरह के लोगों को राजनीतिक में होना चाहिए। तो अब ये वक्त आ गया है, ये चुनाव जो है एक प्रकार से युगांतकारी
बदलाव के साथ जो है हम्म। ये एक चुनाव जो है ये आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई इफ और बट नहीं है, कि जनता का जो मूड है, जनता ने डिसाइड कर लिया था कि चुनाव से पहले ये डिसाइड कर लिया था कि हम तीसरा टर्म जो है प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को देंगे, जिन्होंने आन शान बान ही बढ़ाया। साथ में उन्होंने देश की जो एक आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आज जिस तरह से सुदृढ़ हुई है, जिस प्रकार से आप याद करिए कि 2014 में जब ये एक महान अर्थशास्त्री के नाम से जब ये देश चलाया जा रहा था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और 10 लाख करोड़ का एक बजट होता था। आखिर वो बजट कहाँ गया? आज वो 60 लाख करोड़ का बजट है। ये देश आज 60 लाख करोड़ का खर्चा करने में आज कहीं सक्षम हुआ है। तो ये कोई मजाक नहीं है। लोगों को इलाज, अनाज की भरपूर फायदे मिल रहे हैं। कहीं जमीन पे लोग जो है आप ये देख लीजिए 52 करोड़ से ज्यादा लोगों को जनधन अकाउंट योजना का लाभ मिला, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था इस देश में कि वो कभी अकाउंट बैंकों में खुला पाएंगे, उनको कोई लाभ मिल पाएगा। उस लाभ का अगर आस्वादन कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी जी की सरकार या मोदी जी की जो गारंटी है, और हम तो सबसे बड़ी बात ये समझते हैं कि मोदी जी ने तो 2019 की जब चुनाव लड़े तो उसमें किसी प्रकार से घोषणा में, आप घोषणा पत्र है हमारा, उसमें सैकड़ों ऐसी बात है जो कि हमने कही नहीं, लेकिन उन सैकड़ों बातों को हम कहीं जमीन पे ले आए। इसी प्रकार से देखिए जो घोषणा पत्र में था वो 100% हमने लागू किया। आज कांग्रेस अगर कहीं इस बातों पे कहीं अपने आप को रख के बात करे तो आज भी वो गरीबी की बात कर रही है, आज भी वो बेरोजगारी की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपने राज्यों में जहां पे वो सत्ता में है, वहां पे उसके पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो वहां काम करके दिखाए, बताए, लोगों को समझाए कि देखिए हम वो कांग्रेस हैं कि हमारे में अब बदलाव आया, हम भ्रष्टाचार अब नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं। अभी देखिए कल ही परसों में किसी ने वहां तेलंगाना में जो चंद्रशेखर जो बीआरएस पार्टी के उनके बेटे ने बड़ा एक धमाका किया कि 1000 करोड़ का तेलंगाना में घोटाला हो गया। अब 1000 करोड़ का आते के साथ ही सरकार घोटाला करने में लगी हुई है। तो इस प्रकार से अगर सरकार इस तरह से चलाई जाएगी, सरकार का मतलब अगर ये है, और कांग्रेस अगर इस तरह से सरकार चला के और सत्ता में रह के और इस प्रकार से डेमोक्रेसी का काम करेगी, जिससे कि मतलब भारत की एक छवि जो कि धूमिल करने का काम जो है, देश से लेकर विदेश तक करने का जो काम है लगातार जो किया गया, उसका कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो है वो पूरी तरह से हमने अच्छे तरीके से उसको रखा भी है और जनता को समझ में भी आया और जनता हमारे पक्ष में है। हम ये मान के चल रहे हैं ये जनता जनार्दन की जीत है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। प्रखर सिंह जी, देखिए ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया, जो नहीं कहा वो भी कई हद तक करके दिखाया है, ये दावा उनका है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए 7वां चरण आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पंजाब में मुकाबला जो आपका मजबूती का गठबंधन है, कहीं ना कहीं वहां पर कमजोर होता हुआ नजर आता है और विधानसभा में आम आदमी पार्टी ले गई थी बहुमत। ऐसे में अब कैसा मुकाबला लोकसभा के लिए आप देखते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर से पंजाब में? देखिए उन्नति जी, जैसे इन आपने पूरा वक्त बीजेपी प्रवक्ता को दिया, मुझे जी, मैं आपको भी दूंगी सर। मुझे भी देंगी। जी बिल्कुल। देखिए बीजेपी प्रवक्ता ने कई बातें बोली। सबसे पहले भ्रष्टाचार पर बोला कि मोदी जी भ्रष्टाचार पर बोलते हैं। अरे किस मुंह से आप लोग भ्रष्टाचार की बातें करते हैं भाई? प्रधानमंत्री जी स्वयं अजीत पवार पर आरोप लगाया था, फिर लेकर के बड़ा पद दे दिया। भ्रष्टाचार की बात आपके मुंह से अच्छी लगती है? हेमंत बिस्वा शर्मा पर आप लोगों ने आरोप लगाया था, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बना दिया। प्रफुल्ल पटेल, क्या कितने नाम, अभी नाम लेना चालू करूंगा तो ये डिबेट आदि खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप कहते हैं आपने बहुत काम किया है। अरे आप वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं, जिसको क्योटो बनाने की बात कर रहे थे, अरे जो जहां पर उन्होंने एक गांव को गोद ले रखा है उसकी स्थिति देख लीजिए तो आपको पूरा डेवलपमेंट दिख जाएगा, कितना डेवलपमेंट वहां पर हुआ है। ये लोग महिला सुरक्षा की बातें करते थे, महिला सुरक्षा में ब्रिजभूषण सिंह, आज भी इनकी पार्टी में अब तो चार्ज भी फ्रेम हो गया है कोर्ट में, आज तक इनकी पार्टी के सदस्य हैं वो, उन्हीं के लड़के को इन्होंने टिकट दिया है। तो किस मुंह से महिला सुरक्षा की बातें करते हैं? अब इन्होंने इकोनॉमी की बात करी कि कितना बढ़ रही इकोनॉमी। साहब 84 करोड़ लोग इस हालत में है कि 2 वक्त तक खाना नहीं ले पा रहे। राइट टू फूड के तहत उनको गवर्नमेंट को खाना देना पड़ रहा है। यहाँ पर बच्चा कहता है कि मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं स्वयं आज सम्मान के साथ अपना खाना खरीदूंगा और खाऊंगा, अपने परिवार को आगे बढ़ाऊंगा। आप नौकरी की कोई बात नहीं करते हैं, आप गरीबी हटाने की कोई बात नहीं करते हैं। आपने कहा कि हमारा बजट इतने करोड़ का था,
अरे साहब, तो 2.5 लाख करोड़ इस देश का कर्जा भी आपने पहुंचा दिया है, उस पर आप क्या बोलेंगे? 1947 से 2014 तक 50 लाख करोड़ था, आज 2.5 लाख करोड़ है। 10 साल में इतना कर्जा इन्होंने पहुंचा दिया। उस पर एक क्या जवाब देना चाहेंगे? इनके मैनिफेस्टो में नौकरी के लिए कोई बात नहीं, इनके मैनिफेस्टो महिलाओं को लेकर कोई बात नहीं। अब कहते हैं हमारे जिन राज्यों में सरकार है, तो सर हमारी जिन राज्यों में सरकार है, अगर हमने 500 रुपए का सिलेंडर कोट किया था तो हम 500 रुपए का दे रहे हैं। आप राजस्थान चुनाव में गए थे, 450 रुपए का कोट करके आए थे, आज तक आपने नहीं किया है। गवर्नमेंट बने हुए बहुत टाइम हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारी कथनी और करनी में हम खाली जुमले बोलने नहीं जाते हैं। अरे 400 पार की बातें करते थे, क्या हो गया? आप सरकार जाने वाली है, रायबरेली अमेठी भी आप सीट हार रहे हैं। और बहुत ही जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ, आपकी डिबेट पर बैठूंगा फिर से, तो आप अमेठी भी सीट हार रहे हैं। आपकी बड़ी हैवी युवा नेता है, बहुत नेता थी जो महंगाई पर बहुत ही धरना दिया करती थी, 13 रुपए की बोली थी कि चीनी मिलेगी, क्या हो गया? आप तो सरकार में है ना, आप सरकार में, आपको जवाब देना है, क्या करना है, आपकी क्या पॉलिसी है युवाओं को लेकर के। अग्निवीर जैसी योजना लेकर के आए, 25 साल में एक युवा को आप रिटायर कर दे रहे हैं। क्यों रिटायर कर देंगे भाई? यहाँ 75 साल के मोदी जी प्रधानमंत्री जी है, वो रिटायर नहीं हो रहे, मगर 25 साल के युवा को आप रिटायर कर देंगे। तो ये पॉलिसीज हैं जो आपने बनाई है, उसका विरोध जनता कर रही है, और जनता इस बार आपको सबक दिखाएगी। एक लास्ट खाली वो बाकी है, 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप सत्ता से बाहर होंगे। ठीक है, यानी कि आप बदलाव पर विश्वास करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब लूंगी मैं महेश जी आपसे, लेकिन उससे पहले अमिताभ जी से एक ओपनिंग रिमार्क। अमिताभ जी, आपने दोनों को ही सुना। ये 7वां चरण जो है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं सांसद चुनने का ये चुनाव नहीं है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री चुनना है। ऐसे में कैसा ये मुकाबला आप समझ रहे हैं? इंडिया गठबंधन है एक तरफ एनडीए है, लेकिन इस बार जो कि 7वां चरण है, वहां पंजाब और हिमाचल की सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अभी हमने हाल ही में विधानसभा चुनाव भी देखा है। देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में फर्क होता है, और इस बात को जनता अच्छी तरह समझती है। और ये बात भी सही है कि इस बार जिस ढंग से चुनाव शुरू हुए हैं और जिस ढंग से मोदी जी का नाम प्रस्तुत किया जा रहा है, और लोगों के बीच जो उनकी छवि है, और जिस तरीके से पिछले 1.5-2 सालों में हमने देखा, लगातार जो बड़े बड़े चैनल्स और मीडिया हाउसेस जो है, अखबार जो हैं, उनकी सर्वे रिपोर्ट्स आती रही हैं, लगातार मोदी जी टॉप में रहे हैं। 50% से ऊपर उनकी जनता में पसंदगी रही है, और बाकी लोग काफी पीछे रहे हैं उस मुकाबले में। उन सबको देखते हुए कि सचमुच मोदी जी की, माने प्रधानमंत्री के चुनाव की ही बातचीत हो रही है, कहीं पे भी चुनाव की बात हो रही है नहीं। बहुत जगह हमने ये भी पाया कि लोग शायद भाजपा ने जो उम्मीदवार को रखा है उसको बहुत नहीं भी पसंद कर रहे हैं, तो भी मोदी जी के नाम पर वोट करने को वो तैयार है। तो ये एक चीज जो है, ये सही लग रहा है इन चुनाव में। और पंजाब को अगर छोड़ दें तो बाकी जो 7वें चरण में बाकी जो हिस्से हैं, वहां पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। पंजाब में 2-3 सीटों पे हम देख रहे हैं, उनका दावा 5-6 सीटों को, लेकिन 2 से 3 सीटें इस बार उम्मीद है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को आएंगी। लेकिन बाकी सारे हिस्सों में जो 7वां चरण है, खास करके मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो काफी मजबूत स्थिति में है, वही चुनाव लड़ रहे हैं, और जो उम्मीदवार हैं वो निश्चित रूप से उनको फायदा मिल रहा है मोदी जी के नाम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो बड़े मुद्दे गिनवाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, और ये मुद्दा कितना प्रभाव डालता है इस 7वें चरण में भी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है महेश वर्मा जी, देखिए सीधा सीधा आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को आप लोगों ने कैसे टिकट दे दिया, जब उनके आरोपों को लेकर इस तरीके से कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। तो कहीं ना कहीं ये लूप होल आप लोगों ने छोड़ दिया है विपक्ष के लिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट हमने नहीं दिया, उनके बेटे को दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ हमने चार्जशीट नहीं होने दिया, या उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं हुई, या उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, उनके खिलाफ FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। आप देखिए ना, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर है, 2008 में उनके बेटे के नाम से काले धन का जो है वो ईडी में केस दर्ज हुआ। 2008 से अब जाके जब कार्रवाई हुई तो बौखलाहट शुरू हो गई। इसी प्रकार से आप देख लीजिए कि जो आज जिस प्रकार से कर्नाटक में इन लोगों ने हमारे ऊपर चस्पा करने की कोशिश करी कि वो जो हसन के MP हैं, देवगौड़ा जी के पोते, उनका जो है DK शिव कुमार 2 हफ्ते से उनका CD लेके पूरा सर्कुलेट कर रहे थे ताकि उसका पॉलिटिकल माइलेज मिले।
वहाँ जो लिंगायत समुदाय के लोग हैं या जो वोट बैंक की राजनीति है उसकी वजह से जो है एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था, ताकि जो है वोट जो है वो इधर उधर न चला जाए। एफआईआर दर्ज कर मैंने वो व्यक्ति जब जर्मनी निकल जाता है तब ये लोग मतलब हाय तौबा मचाते हैं कि अब देखिए वो भाग गया और भारत सरकार के रहते हुए ये भाग गया, भारत सरकार की कार्रवाई न करने की वजह से, केंद्र सरकार की कार्रवाई न करने का ये परिणाम है कि वो भाग गया। तो इस तरह के जो इनकी सोच है, समझ है, और जिस प्रकार से ये मौन साधते हैं, अभी देखिए स्वाति मालीवाल का कांड हुआ, इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि ऐसे लोग जो कानून को इस देश में मानते ही नहीं है, वो समझते हैं कि इस देश का कानून जो है नेहरू गांधी परिवार है। आप मुझे बताइए कि ये कहते हैं कि 50% हम महिलाओं को जो है आरक्षण देंगे। 50% आरक्षण के नाम पर आप दिल्ली ले लीजिए, 7 सीट लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, कौन सा कैंडिडेट महिला है जी। तो ये अपने आप में इनका एक सगुफा है। ये कहते हैं कि भाई हम 30 लाख एक हमारा अभी ट्वीट में पढ़ रहा था, वो राहुल गांधी को चुनौती दे रहा था ट्विटर पे, वो अपने राजेंद्र करके कोई एक व्यक्ति है जो ये कह रहे हैं कि भाई 30 लाख का बाइफर्केशन मुझे बता दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा। झूठ क्यों बोलते हो देश से? तो 1 करोड़ की नौकरी की बात जो है, ठीक है, वो प्रखर सिंह जी, एक झटके में गरीबी मिटा देंगे, इस तरीके के बातें करके आप लोग को लगता है क्या कि कहीं ना कहीं जनता इस बार बदलाव चाह रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ वो मुद्दे गिनवा रही है जो उसने किए हुए हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा वो उठा रही है लगातार, 370 का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर देखने को मिले हैं और जनता का इनसे जुड़ाव भी है। तो आपको लगता है कि ऐसे मुद्दे प्रबल तौर पर आप लोग रख रहे हैं, उसका फायदा होता हुआ नजर आएगा? देखिए 2 करोड़ रोजगार हर साल, 15 लाख आपके बैंक खाते में, गरीबी बिल्कुल मिट जाएगी, देश बिल्कुल हर वाराणसी को क्योटो बना देंगे, ये सब बातें तो इन्होंने की है ना, क्या पूरे कर दी है? अभी ब्रिजभूषण सिंह की बात कर रहे थे, क्या एफआईआर भारतीय जनता पार्टी की? तो सर इसका कंपटीशन थोड़ी हो रहा है कि कौन कितना बड़ा फेंक सकता है, इसका कंपटीशन थोड़ी होगा राजनीति में। अभी बीजेपी प्रवक्ता ने बोला कि एफआईआर हमने करी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर इससे पहले दर्ज नहीं करी। क्या इस फैक्ट को आप जुटला देंगे? हमारी मेडल लाई हुई बेटियां सड़कों पर बैठी रही, वो विरोध करती रही, वो कहती रही कि हमको न्याय दो, और इनके एक भी महिला नेत्री वहां पर नहीं आई। और सीएम आवास पर जिस बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसको लेकर भी आप लोग प्रखर तौर पर आप बताइए एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई? उस पर जांच चल रही है कि नहीं चल रही है? लेकिन आपके सहयोगी दल तो कह दे रहे हैं ये सब बीजेपी का किया धरा है। समस्या तब होती है जब एफआईआर दर्ज ना हो। इन्होंने एफआईआर तक दर्ज नहीं करी और आज तक इनकी पार्टी में ब्रिजभूषण सिंह है, सदस्य नहीं है, आप बता दीजिए। इन्होंने हटा दिया क्या? इस चार्ज जो फ्रेम हो गया ना कोर्ट में, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं ये लोग? इनसे रोजगार के बारे में पूछते हैं तो कोई शब्द नहीं बताएंगे, क्या रोजगार दिया जाएगा? अरे युवाओं को रोजगार चाहिए। महेश जी आप काउंटर कर सकते हैं। महिला आरक्षण की बात करी, अब इन्होंने महिला आरक्षण की उन्नति की बात करी। अरे महिलाओं को हम नौकरी में आरक्षण की बात कर रहे हैं, 50% सरकारी। 30 लाख जो पद खाली है उनको हम भरेंगे, आप क्यों नहीं भर रहे 30 लाख पद जो खाली है? अरे आपकी नीति जो है, आपकी नीति ऐसी होनी चाहिए जो ना, जो आपकी आप चर्चा ओपन है सर, प्रखर सिंह जी आप चर्चा ओपन है, आप भी काउंटर कर सकते हैं, वो भी काउंटर कर सकते हैं। मैं महेश जी ऐसा है, और उसके बाद आप महिला आरक्षण बिल जो आपने पास किया वो कौन से साल में लागू होगा, मुझे यही बता दीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट बता दीजिए कि इस साल में। तो आप क्या चाहते हैं सर कि कोशिश भी ना हो, कोशिश भी ना की जाए? कोशिश नहीं, जब हमने किया, हमने पंचायती राज में महिला सब कुछ सर खटाखट नहीं हो सकता, एक प्रोसीजर होता है, उसकी प्रक्रिया होती है। उन्नति जी आप बीजेपी प्रवक्ता को बोलने इनके नेता की पहली चीज आप सुन लीजिए, हमने जब महिला आरक्षण नहीं सर, आप तथ्यात्मक सवाल करेंगे तो मैंने बिल्कुल पूछा आपका तथ्यात्मक सवाल, लेकिन अगर आप ऐसी बातें करने के लिए कि महिला आरक्षण को 33% आरक्षण मिला है, आप जरा महिलाओं से बातचीत कीजिए। मुद्दे की बात होगी तो मुद्दे को जो है गौर कर देंगे। राहुल गांधी का किसी प्रकार की जो एक कंट्रीब्यूशन है, ये सजाए आपका अपराधी। जब आपकी सरकार थी सर, मुझे अच्छे से याद है, जब आपकी सरकार थी तो उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया? किस बात का इंतजार हो रहा था? मतलब आप चाहते हैं कि कोई कोशिश भी ना करे? देश को समझना चाहिए कि एक राजनीतिक अपराधी लालू यादव, तमाम लोग हैं, इनकी बातें अगर हम करेंगे
तो स्वाभाविक अगर रूप आप से हमारे सवाल जहन पूछिए में ना, क्या आपने आएगा महिला कि आरक्षण पर जवाब राजनीति जो है पूछा। अपराधियों का महेश अड्डा जी, है, महेश जी, राजनीति महेश जो है जी, ऐसे तो गैर मैं आपको कानूनी बोलने काम नहीं दूंगा करने डिबेट वालों में। का एक ठीक है, अड्डा चलिए बन एक महेश एक जी करके क्या बोलते है? हैं। नहीं, मैं महिला समझने की आरक्षण कोशिश की कर बात रहा हूँ करी। कि आज अरे आप सुन तो लीजिए अनाचारी ठीक है, ठीक है, आप चले, आप महेश जी। हजार नहीं बोला। अत्याचार और नहीं, एक ये सेंटेंस सही की है। मोहलत आपको और दे देती हूँ नहीं, प्रखर जी, हाँ, जल्दी से एक हाँ, सेंटेंस कंप्लीट कीजिए, ऐसा फिर है, जा रही हूँ। हमने महिला आरक्षण जब पंचायती राज में दिया तो तुरंत लागू किया। इनकी तरह डिलिमिटेशन से नहीं जोड़ यार, दिया क्यों- कि जाकर क्यों के झूठ ये बोलने क्लियर में भी नहीं अपनी, बता पाएंगे कब लागू मतलब होगा। सर, ये लोग खाली ढोंग सर, करते हैं। ये इसी गलत बात है पॉलिसी सर। में देखिए, हम मतलब लोगों ने भी संसद में सरकारें देखी कौन हैं रोक रहा था आपको? और किस तरीके से अरे आप लोग की पंचायती सरकार राज गई, उस आप मुद्दे तो को पता छोड़ नहीं, दिया आपको गया पंचायत पूरी राज तरीके लागू से। हुआ तब वो आपको रहने दीजिए, वो पंचायत के सबको दिन से पता है। मालूम ठीक है नहीं महेश जी। लेकिन पंचायती राज महेश जी, पंचायती राज अरे कानून कौन कब आया रोक और दिया? कब लागू हुआ अरे आपको पंचायती मालूम राज नहीं का है आरक्षण मेरे हमने दिया कि नहीं आप दिया? गलत बोल ये रहे कौन झुठला हैं देंगे? आप गलत बोल रहे हैं अरे डिबेट में आपको गलत आके मालूम ही बोलेंगे, नहीं है गलत कि आके कानून बोलेंगे, कब बना आप बदलते। पंचायती राज अरे ठीक है, पढ़ चलिए, लिया ठीक है। गांधी ने कब इंट्रोड्यूस महिलाओं किया का किया है। सम्मान कौन कितना इतिहास करता है, ये पढ़िए महिलाएं देश का। बखूबी जानती हैं। चलिए ठीक है, इस बात का फैसला हम लोग महिलाओं पे ही छोड़ देते हैं। अमिताभ जी, क्या स्थिति फिलहाल बनती बिगड़ती आपको नजर आ रही है? क्योंकि मुद्दे देखिए बहुत ज्यादा बड़े हैं, ऐसे में जनता का माइंडसेट आप क्या समझ पा रहे हैं? अब 6 चरण पूरे हो चुके हैं, बड़े बड़े दावे राजनीतिक दलों की तरफ से। एक कह रहा है 400 पार हो गई है, तो वही विपक्ष कह रहा है कि हमने भी बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। तो ऐसे में क्या स्थिति आप समझ पा रहे हैं? जनता का मिजाज तो बहुत पहले से स्पष्ट है, चुनाव को पहले से ही सब कुछ सामने रहा है। और जिस ढंग से इस देश में काम हो रहे हैं उन सबको देखते हुए जनता के अंदर प्रसन्नता है और वो उसको कंटिन्यू करना चाहती है, ये बहुत स्पष्ट है। केवल दावे करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आपने 50-60 साल में आरक्षण नहीं लागू किया अगर महिलाओं का, तो अब उसके ऊपर आप अपना ये दिखाएं टेक्निकल इस पे कि नहीं हम तो कर देते, तुरंत कर देते, क्यों नहीं किया 50 साल में? जी अरे पंचायती राज में किसने किया? 20 में बोले सर, पंचायती राज में कैसी बातें कर रहे हैं प्रखर सिंह जी? नहीं, जब हम लाए तो विरोध किसने किया था? जब हम संसद में लाए, क्या बीजेपी ने उसका साथ दे दिया था? आप बताइए। हमने तो लोकसभा में पास कर दिया था। ठीक है, राज्यसभा में हमारे अब वो लोग लाए तो अब आप विरोध करेंगे क्या सर? ये क्या पैटर्न फॉलो करना चाह रहे हैं क्या? जो बीजेपी ने किया वही आप लोग करेंगे? हमने विरोध नहीं किया उन्नति जी। हम कह रहे हैं कि अभी क्यों नहीं लागू किया इस चुनाव में? सर, तो किसने रोक प्रोसीजर रखा था? होता है, टाइमिंग होती है। अब इस गलत, बात पर देखिए गलत, आप अटक रहे हैं गलत। कि अगर कहीं ना कहीं इनिशिएटिव तो मेरे लिया मेरे जाएगा। भाई, हम पहले लोग तो तो विजन delimitation फ्यूचर के होता लिए है, रखेंगे ना पहले सर। समझो, जबरदस्ती जानो इसको छोड़ा। इस देश के ठीक जो है, एक चलिए। प्रोसेस ऑफ लॉ है, प्रोसेस ऑफ एक्ट सुनिए, है, अगर उसकी ठीक है, ठीक है, जानकारी चलिए, नहीं हो आप तो बड़बड़ शायद करने से तो कोई बिलीव बात करते हैं कि नहीं सब है। कुछ खटाखट हो देश जाना में कानून चाहिए। लगता है, ठीक है। रूल रेगुलेशन लेट डाउन होता है, पार्लियामेंट ठीक है। लेट डाउन करके उसको बनाती है। उम्मीद करते हैं शायद इतना आसान हो जाए आने वाले समय में हमारा लोकतंत्र भी और जितनी कानूनी प्रक्रिया की सब कुछ खटाखट हो जाए। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं दे सकती मेरे पास। माफी के साथ आप दोनों को ही रोक रही हूँ। माफी के साथ आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया, खास हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी आपको। फिलहाल तो लगातार देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर अब 7वें चरण की बारी है और 7वें चरण में तमाम दिग्गज अपनी साख जो है उनकी दांव पर लगी हुई है। उसके लिए आखिरी बॉल पर किस तरीके से चौका छक्का लगता है ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बड़े बड़े दावे हैं। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हमने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, तो वहीं एनडीए कह रहा है कि हमने इस 6 चरण में ही कहीं ना कहीं 400 पार का जो नारा वो दे रहे हैं उसमें काफी हद तक वो करीब पहुंच चुके हैं। फिलहाल 4 जून की क्या तस्वीर होती है और 1 जून को आखिरी चरण के मतदान के दौरान क्या तस्वीर होती है ये देखना बेहद ही ज्यादा दिलचस्प रहेगा।